आज हम एक ऐसे संवैधानिक पद की चीर-फाड़ करने जा रहे हैं जिसे कुछ लोग मजाक में हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। यानी एक गैर जरूरी महामहिम। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर भारत की उपराष्ट्रपति की भूमिका में इससे कहीं ज्यादा गहराई है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीएसएससी के लिहाज से इस पद का पूरा विश्लेषण करते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए उपराष्ट्रपति का पद एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। प्रीलिम्स में तो आर्टिकल्स, इलेक्टोरल कॉलेज और योग्यताओं से जुड़े सीधे सवाल आते हैं। और मेंस में उनकी शक्तियां, उन्हें हटाने की प्रक्रिया और अमेरिकी उपराष्ट्रपति से उनकी तुलना पर मतलब एनालिटिकल प्रश्न बनते हैं। तो आज की हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर तथ्य और उसके पीछे की वजह को बारीकी से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पद की संवैधानिक बुनियाद क्या है? ये विचार कहाँ से आया? इसकी बुनियाद संविधान के आर्टिकल 63 में मिलती है, जो साफ साफ कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जी, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति के ठीक बाद। और इस पद का जो ढांचा है वो काफी हद तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से प्रेरित है। दोनों का मुख्य काम पॉलिटिकल कंटिन्यूटी यानी राजनीतिक निरंतरता बनाए रखना है। अच्छा, तो ये पद अमेरिका से प्रेरित है। अगर हम भारत की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर आज श्री जगदीप धनखड़ तक इस पद ने कई दिग्गजों को देखा है। बिल्कुल। पूरी सूची तो हम स्रोतों में देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस सूची में 1969 का साल एक ऐसी कहानी कहता है जो किसी भी संवैधानिक किताब का शायद सबसे दिलचस्प अध्याय हो सकता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। 1969 की घटना को समझे बिना उपराष्ट्रपति पद का महत्व अधूरा है। इसे मेंस की केस स्टडी के तौर पर भी देखा जा सकता है। क्या हुआ था उस साल? हुआ ये कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट का पदभार संभाल लिया। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, ये तो अपेक्षित था। फिर इसमें असाधारण क्या हुआ? असाधारण बात इसके बाद हुई। वीवी गिरी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा। अब सोचिए, एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब देश के पास न तो कोई राष्ट्रपति था और न ही कोई उपराष्ट्रपति। दोनों सर्वोच्च पद एक साथ खाली थे। ये तो एक संवैधानिक संकट जैसी स्थिति लगती है। तो फिर देश को कौन चला रहा था? क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी किसी स्थिति की कल्पना की थी? बिल्कुल, और यहीं पर हमारे संविधान की खूबसूरती दिखती है। प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 के तहत ये प्रावधान है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और ऐसा ही हुआ? और यही हुआ। तब के सीजेआई मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एक्टिंग प्रेसिडेंट का पद संभाला। ये भारतीय लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक क्षण था। और दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह बाद में निर्विरोध भारत के उपराष्ट्रपति भी चुने गए। कमाल है, ये वाकई एक असाधारण घटना थी। इस सूची में जैसा आपने कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी भी हैं, जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। और वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। जी, जिन्होंने अगस्त 2022 में हुए चुनाव में मार्गरेट एल्वा को हराया था। चलिए अब इस पद के चुनाव की प्रक्रिया पर आते हैं, जो मुझे लगता है परीक्षार्थियों के लिए सबसे ज्यादा उलझाने वाला हिस्सा होता है। निश्चित रूप से चुनाव प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 66 में है। चुनाव का तरीका राष्ट्रपति चुनाव जैसा ही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जी, और मतदान गुप्त होता है। लेकिन असली अंतर और परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज। और यहीं पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे बड़ा फर्क है ना? बिल्कुल। और इस फर्क के पीछे एक गहरा संवैधानिक तर्क छिपा है, जिसे समझना मेंस के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों शामिल होते हैं। एक मिनट, यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। राष्ट्रपति चुनाव में तो मनोनीत सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डालते और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी वोट डालते हैं।
उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मनोनीत सदस्यों को शामिल करने और विधायकों को बाहर रखने के पीछे क्या सोच है? देखिए, इसके पीछे का तर्क सीधे सीधे उनके काम से जुड़ा है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होती है। इसलिए उनके चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी है। ठीक है। वहीं उपराष्ट्रपति का मुख्य और प्राथमिक कार्य राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की अध्यक्षता करना है। उनका काम ज्यादातर केंद्र तक सीमित है, इसलिए उनका चुनाव भी सीधे तौर पर संसद के सदस्यों तक ही सीमित रखा गया है। और मनोनीत सदस्यों को शामिल करने का कारण? क्योंकि जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं तो वो पूरे सदन की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। इसलिए उन्हें सभापति के चुनाव में राय देने का हक दिया गया है। तो प्रीलिम्स के लिए ये 2 पॉइंट्स नोट कर लेने चाहिए। राष्ट्रपति में नहीं। दूसरा अंतर, उपराष्ट्रपति चुनाव में स्टेट असेंबलीज के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति में होते हैं। ये बहुत स्पष्ट हो गया। तो जो व्यक्ति इस महत्वपूर्ण पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए क्या योग्यताएं हैं? क्या यहाँ भी राष्ट्रपति से कोई अंतर है? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। बाकी योग्यताएं तो समान हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और किसी लाभ के पद मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। ठीक है। लेकिन जो मुख्य अंतर है वो ये है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, जबकि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता चाहिए होती है। तो इसके पीछे भी वही तर्क है कि उन्हें राज्यसभा की अध्यक्षता करनी है। एकदम सही। यह उनकी प्राथमिक भूमिका से सीधा जुड़ा है। इसके अलावा नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक मतलब प्रपोजर्स और 20 अनुमोदक सेकेंडर्स की जरूरत होती है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ये संख्या 50-50 है। जी, ये भी पद के दायरे के अंतर को दर्शाता है। साथ ही 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी होती है। ठीक है, तो चुनाव हो गया, व्यक्ति योग्य भी है। अब बात करते हैं उनके कार्यकाल और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया की। क्या उन्हें हटाना उतना ही मुश्किल है जितना राष्ट्रपति को, यानी फॉर्मल इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से? नहीं, और ये मेंस के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में किसी औपचारिक महाभियोग का प्रावधान नहीं है। प्रक्रिया राष्ट्रपति के मुकाबले सरल है। अच्छा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इन्हें हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। तो सारी शक्ति राज्यसभा के हाथ में है, लोकसभा की कोई भूमिका नहीं? लोकसभा की भूमिका है, लेकिन वो सहमति देने तक सीमित है। प्रक्रिया ये है कि राज्यसभा में प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य है। इसके बाद राज्यसभा को उस प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी से पारित करना होता है। ये प्रभावी बहुमत क्या है? ये स्पेशल मेजॉरिटी से कैसे अलग है? इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है, लेकिन किसी कारणवश 5 सीटें खाली हैं। किसी ने इस्तीफा दे दिया या किसी का निधन हो गया। जी, तो सदन की तत्कालीन या प्रभावी संख्या हुई 240। प्रभावी बहुमत का मतलब है इस 240 का बहुमत, यानी 121 वोट। समझ गए। यह सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से अलग है और साधारण बहुमत से ज्यादा मजबूत है। जब राज्यसभा इसे पारित कर देती है तो प्रस्ताव लोकसभा जाता है, जहां उसे सिर्फ साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से सहमत होना होता है। मतलब राज्यसभा में मुश्किल बाधा पार करनी है और लोकसभा में बस एक औपचारिक सहमति चाहिए। ये प्रक्रिया भी उनके राज्यसभा के सभापति होने की भूमिका को ही दर्शाती है। अब आते हैं उनके काम पर, आर्टिकल 64 और 65। जी, उनकी भूमिका दोहरी है। आर्टिकल 64 के तहत वे राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। बिल्कुल, इसके लिए अलग से कोई चुनाव या नियुक्ति नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। वो सदन के सभापति हैं, लेकिन उस सदन के सदस्य नहीं है। क्या इससे सदन चलाने में कोई व्यवहारिक दिक्कत नहीं आती? मतलब एक आउटसाइडर कैसे सदन को नियंत्रित करता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। संवैधानिक नजरिए से ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि सदन का अध्यक्ष एक निष्पक्ष एम्पायर की तरह काम कर सके, जो सदन की रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर हो। हालांकि व्यावहारिक रूप से कभी-कभी ये एक चुनौती बन सकता है, लेकिन ये पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी माना गया है। और उनकी दूसरी भूमिका?
उनकी दूसरी भूमिका आर्टिकल 65 में है, जो एक स्टैंड बाय भूमिका है। जब भी राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हाँ, कि वे इस पद पर अधिकतम 6 महीने तक ही रह सकते हैं, क्योंकि इस अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। तो यहीं पर भारत और अमेरिका के सिस्टम में मौलिक अंतर आता है ना? बिल्कुल, ये एक बड़ा अंतर है। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वहां का उपराष्ट्रपति बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए पूर्ण राष्ट्रपति बन जाता है, सिर्फ कार्यवाहक नहीं। जबकि भारत में उपराष्ट्रपति केवल नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक ही पद संभालते हैं। जी, विशेष कार्यकाल पूरा नहीं करते। तो इन सब बातों को देखते हुए चलिए उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, क्या ये उपाधि सही है? क्योंकि उनके पास कोई खास कार्यकारी शक्ति तो नजर नहीं आती। देखिए, अगर आप रोजमर्रा के कार्यकारी शक्तियों के नजरिए से देखें तो ये बात कुछ हद तक सही लगती है। उनका पद मुख्य रूप से राजनीतिक निरंतरता के लिए है, लेकिन उनकी शक्ति को कम आंकना भूल होगी। वो कैसे? राज्यसभा के सभापति के रूप में वे देश के विधायी एजेंडे पर गहरा प्रभाव डालते हैं। किस बिल पर कब चर्चा होगी, सदन का माहौल कैसा रहेगा और टाई होने की स्थिति में उनका निर्णायक वोट, ये सब बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। और एक आखिरी सवाल, चुनाव से जुड़े विवादों पर। अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो उसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला करने का एकमात्र अधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास है और उसका निर्णय अंतिम होता है। अच्छा। और चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इलेक्टोरल कॉलेज अधूरा था, यानी कुछ सांसदों की सीटें खाली थीं। यह प्रावधान चुनाव प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगर हमें परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बिंदु याद रखने हो तो वो क्या होंगे? चलिए एक त्वरित पुनरीक्षण करते हैं। पहला, आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दूसरा, इलेक्टोरल कॉलेज सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, मतलब इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, राज्य विधानसभा नहीं। बिल्कुल। तीसरा, पद से हटाना प्रस्ताव केवल राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से शुरू होगा और लोकसभा की सिंपल मेजॉरिटी से सहमति चाहिए। कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं। सही। और चौथा, उनके दो मुख्य कार्य आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा के पदेन सभापति और आर्टिकल 65 के तहत जरूरत पड़ने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये बिल्कुल साफ हो गया। हमने देखा कि उपराष्ट्रपति का पद भले ही कार्यकारी रूप से शक्तिशाली न दिखे, लेकिन संवैधानिक और विधायी रूप से ये भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बिल्कुल। और यहीं से सोचने के लिए एक नया सवाल पैदा होता है। तो मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। संविधान द्वारा भले ही उन्हें सीमित कार्यकारी भूमिका दी गई हो, लेकिन आज के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में उपराष्ट्रपति का पद कितना महत्वपूर्ण हो गया है। विशेष रूप से जब राज्यसभा में राजनीतिक समीकरण जटिल हों, तब सभापति के रूप में उनकी भूमिका सदन की कार्यवाही को दिशा देने और राष्ट्रीय विमर्श को आकार देने में कितनी निर्णायक हो सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।